नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं एजेंडा में आज बातचीत करेंगे नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को राजस्थान पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। संसद से सड़क तक आवाज उठने के बाद पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि इंदौर में आसाराम को समन सौंप कर लौट आई। समन के मुताबिक आसाराम को 30 अगस्त तक राजस्थान पुलिस के सामने हाजिर होना है, लेकिन आसाराम हाजिर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन आसाराम खुलेआम प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचनों में अपने ऊपर लग रहे आरोपों को साजिश भी बता रहे हैं। सवाल है, अगर मुंबई गैंगरेप के आरोपी 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर आसाराम की गिरफ्तारी एफआईआर के 8 दिन बाद क्यों नहीं? आसाराम को कौन बचा रहा है, राजस्थान की गहलोत सरकार या उनका बचाव कर रहे हैं बीजेपी के नेता? यही आज का एजेंडा। संसद में आसाराम के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठने के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राजस्थान सरकार से आसाराम मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। शिंदे ने पूछा है कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है और आसाराम के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज है। सोमवार को जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने लोकसभा में गृह मंत्री शिंदे से कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देनी चाहिए और आसाराम पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल राजस्थान सरकार की नीयत पर भी उठने लगे। सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता ने तो राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े किए ही आसाराम का बचाव करती दिख रही बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि गहलोत दोनों हाथों में लड्डू देखना चाहते हैं। सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। सरकार इस चीज को जानबूझकर लंबित करना चाहती है। ये सरकार की नीति और नीयत पर हमें संदेह है। He should be hanged. ये धर्म गुरु दिखाते हैं। Can you imagine a child of 3 can be raped? Can you imagine? मंगलवार को जोधपुर पुलिस की टीम आसाराम की तलाश में इंदौर पहुंची। उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करेगी, लेकिन आसाराम ने साधना के नाम पर पुलिस को 7 घंटे इंतजार कराया और फिर 30 तारीख तक हाजिर होने का समन थमाकर लौट आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की सफाई है कि पुलिस अपने ढंग से अपना काम कर रही है। अब तफ्तीश निष्पक्ष होकर के दोषी पाया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा शुरू से वर्जन रहा है। आसाराम के खिलाफ सड़क से संसद तक आवाज उठ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या इस देश में कानून अलग अलग है? आम आदमी के लिए अलग और आसाराम जैसे रसूखदार लोगों के लिए अलग? आखिर क्यों जोधपुर पुलिस और राजस्थान सरकार आसाराम के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, IABN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। मुंबई बलात्कार कांड में फौरन गिरफ्तारी तो आसाराम अब तक आजाद क्यों है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या राजस्थान की गहलोत सरकार जानबूझकर आसाराम का बचाव कर रही है? तीसरा सवाल, क्या हाजिरी का समन और लुकआउट नोटिस कार्रवाई का दिखावा मात्र, छलावा है? चौथा सवाल, क्या बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आसाराम? और आखिरी सवाल, क्या देश में गरीबों के लिए और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है? ये वो सवाल है जिन पर आज हम करेंगे बातचीत और जानेंगे अपने तमाम मेहमानों की राय। जाहिर है, आसाराम केस ने देश में कानून के राज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, आसाराम आरोपी हैं तो गिरफ्तार हों। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु, भोपाल से कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक, दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी और अहमदाबाद से पूर्व डीजीपी MM मेहता। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश नायक जी, आपकी गहलोत सरकार आसाराम बापू को बचा रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्यों? देखिए, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारी सरकार किसी को बचा रही है। 8 दिन हो गए। मैं मानता हूं कि अनुसंधान के काम में थोड़ा विलंब हुआ है, इतनी देरी नहीं लगने चाहिए थी, लेकिन हमारा जो जांच एजेंसीज का अनुसंधान है वो बिल्कुल सही दिशा में है, क्योंकि जितना जरूरी किसी दोषी व्यक्ति को सजा देना है, उतना ही जरूरी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो जाए, ये भी सुनिश्चित करना है। मुकेश नायक जी, मुंबई में गैंगरेप का मामला हुआ, 5 लोगों को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पे पॉक्सो जैसा कानून लगा जिसमें फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक आसाराम को 8 दिन हो गए, गिरफ्तार नहीं किया गया। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरी निष्ठा नहीं है। फिर क्या है? मुंबई की घटना और ये घटना दोनों अलग अलग है, घटना स्थल अलग अलग है, व्यक्ति भी अलग अलग है, लेकिन
कानून किसी का विशेषाधिकार नहीं है। आसाराम जी के लिए, किसी उद्योगपति के लिए, किसी राजनेता के लिए इस देश में कोई अलग अलग कानून नहीं है। इस दृष्टि से हमारे जो जांच एजेंसीज हैं वो उनका अनुसंधान का जो काम है वो अंतिम निष्कर्ष पर है और पूरे देश के सामने असली चेहरा पूरी जनता के सामने आएगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो इस देश के कानून के तहत मिलना चाहिए। मुकेश जी, सजा देने का काम अदालत का है, इन्वेस्टिगेट करने का काम पुलिस का, जांच एजेंसियों का है। मुंबई बलात्कार कांड में अनुसंधान पूरा नहीं हुआ क्योंकि बिना गिरफ्तारी के आप बहुत सारे जांच के एविडेंसेस इकट्ठा नहीं कर सकते। आसाराम जी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करो। 7 घंटे जोधपुर के पुलिस इंदौर के बाहर इंतजार करती रही, उनको सम्मन तक देने में 7 घंटे लगे। अगर मैं अपराधी हूं तो क्या मेरा 7 घंटे इंतजार करेगी पुलिस? ऐसा इसलिए हुआ कि बाहर बीजेपी के विधायक मेंदोला जी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों कार्यकर्ता नहीं थे, माफ करिएगा, वो नारे लगा रहे थे, पुलिस को घुसने देने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, मुकेश जी बाधा डाल रहे थे। मुकेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपकी सरकार ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इंदौर जाकर समन देने की जरूरत क्यों पड़ी? जोधपुर में हो सकता था, दूसरी जगह पे समन दिया जा सकता था। और घटना स्थल जोधपुर राजस्थान में था, इतना समय ही नहीं मिला राजस्थान पुलिस को, तब तक आसाराम बापूजी वहां से चले गए दूसरे राज्य में। अब ये 3 राज्यों का विषय हो गया। एक राज्य में रिपोर्ट हुई है, दूसरा मामले को टाल रहे हैं है और तीसरे राज्य में वो जाकर छुपे हुए। आप मामले को टाल रहे हैं। 8 दिन लग गया आपको सम्मन देने में, गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, 8 दिन आपको लगा सम्मन जारी कराने में, और आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बात को टाल नहीं रहा हूं। पहले दिन भी जब आपके साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी, हम सब लोगों ने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। मैंने पहले कहा कि जांच एजेंसीज को इसलिए विलंब हो रहा है इस पूरे मामले में कि 3 राज्य इसमें शामिल हैं, इंटर स्टेट ये मामला है। और प्रथम दृष्टा जो एफआईआर हुई है दिल्ली में, उसमें केवल छेड़छाड़ की रिपोर्ट उस लड़की ने लिखवाई है और जब उसने बयान दिया तब भी उसने छेड़छाड़ की बात कही। और मयंक जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, रिपोर्ट आई, मयंक जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। आपको दुरुस्त कर दूं मयंक जी, एक मिनट में जांच चल रही है। मयंक जी 1 मिनट में आपको दुरुस्त कर दूं। मैं आसाराम जी ने समय मांगा है पुलिस से चर्चा के लिए। मुझे विश्वास है कि 1 या 2 तारीख तक ये पूरा मामला पूरे निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। माफ करिएगा, आपके तथ्य दुरुस्त नहीं है मयंक जी। पॉक्सो कानून लगा है जिसमें फौरन गिरफ्तारी होती है। 376 लगा हुआ है जो एक तरीके से यौन शोषण का आरोप, छेड़छाड़ का नहीं, यौन शोषण का आरोप है। हमारे साथ एमएम मेहता जी, क्या पुलिस की कारगुजारी से आप सहमत हैं? आप डीजीपी रह चुके हैं। देखिए, जो पुलिस को 7 घंटे जोधपुर पुलिस को इंतजार करना पड़ा, उसमें मैं पुलिस को दोष नहीं देने वाला हूं, क्योंकि उनको मालूम है कि थोड़ा वेट करना, थोड़ा टैक्टफुली सिचुएशन हैंडल करना, वो सबसे बेहतर ही रास्ता था उनके लिए जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से पूछा होगा कि हम आश्रम के अंदर जाएं या उनको समन सर्व करें या हम बाहर इंतजार करें जी। तो ये एक टैक्टफुल हैंडलिंग हुई है और इसमें पुलिस को कोई दोष देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई दूसरा आम आदमी होता, मेहता जी, अगर कोई आम आदमी होता मेहता जी, ये अपने आप को पुलिस और कोर्ट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। मेहता जी, अगर कोई माफ करेगा, मैं टोक रहा हूं, क्योंकि कायदा सबके लिए एक जैसा है। मेहता जी, अगर कोई आम आदमी होता तो भी पुलिस को 8 दिन लगते सम्मन तामील कराने में? मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि इसमें पुलिस ने सिचुएशन टैक्टफुली हैंडल की है। उनको पता है कि केस आसाराम बापू के विरुद्ध है, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग है वो एक चीज इंश्योर करते हैं कि जहां भी होते हैं वो लोगों अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं कि पहले लोगों को हैंडल करो फिर मेरे तक पहुंचो। तो इतने बड़े व्यक्ति जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनके अपने आप ही पुलिस को कि आप जब कहें मैं आके
अपना स्टेटमेंट दूंगा और अपने आप हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ये भागना जो है ये उनकी रेपुटेशन और उनकी जो फॉलोइंग है उसके ऊपर खराब असर करता है। ये हमारे देश में कोई पहला दाखला नहीं है, ऐसे और दाखले हो चुके हैं कि जहां पावर पोजीशन वाले लोग बड़ी फॉलोइंग अपनी समझ के और पुलिस से भागते हैं, लेकिन आखिर में उनको कायदे के सामने झुकना पड़ता है। रंजना जी, क्या आप मेहता जी की इस बात से सहमत हैं कि पावरफुल आदमी हैं? आशुतोष जी, स्पष्ट है कि व्यक्ति अलग हैं, ये उन्होंने कहा। जो उनके भी मयंक जी जो बोल रहे थे उन्होंने कहा अलग हैं। तो ये समाज के सामने अब अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। अपराध को ढकने के लिए दोनों तरफ से, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, सब लोग मिलकर अब अपराध को ढक रहे हैं। क्योंकि अब वोट की राजनीति अपराध से जुड़ गई है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपने कहा पॉक्सो का मुकदमा दर्ज है 376, मैं इनको बता दूं जिन्होंने कहा सिर्फ छेड़छाड़। अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप सिर्फ छेड़छाड़ कह सकते हैं। बिल्कुल आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है। ये सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तरह तरह की कैटेगरीज, और ये सब कुछ सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत ही आती है, जो कानून में अभी हाल में परिवर्तन हुआ। तो इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि बस छेड़छाड़ है और इसलिए पुलिस 8 दिन से संबंध नहीं सर्व कर पा रही है। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये लोग, और समाज के सामने ये स्पष्ट रूप से नंगे खड़े हैं सब हमाम में कि देखिए हम सब लोग मिलकर एक अपराधी को, जो गॉडमैन नहीं, जो फ्रॉडमैन है, मैंने कल भी ये बात कही थी, अगर वो निरपराध हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, 15 साल की बिटिया झूठ बोल रही है देश के सामने और वो सच्चे हैं, तो आकर के वो इन्वेस्टिगेशन कराएं, उनका इंटरोगेशन हो, उनसे पूछताछ हो। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डर किस बात का है? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भागते क्यों फिर रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो तमाम लोगों को घेर के उनको लोग क्यों खड़े हैं, और वो भी बीजेपी के लोग घेर के खड़े हैं? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात पर, क्योंकि इस तरह से अपराधियों को आप समाज में कब तक, अगर गरीब है, बस्ती का है, बेपढ़े लड़के हैं, तो आप उसको तत्काल पकड़ के ले आते हैं। और अगर आप किसी बड़े आदमी का क्या मतलब होता है? बड़े आदमी बड़े ढंग से रहता है, सिद्धांत से रहता है, मर्यादा से रहता है, वो बड़ा आदमी होता है। 15 साल की बच्ची के कपड़े उतारता है, वो मर्यादा से नहीं रह रहा है, उसका बड़ा आदमी कैसे कह रहे हैं? तो इसलिए आपको उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, इंटरोगेशन हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, स्पष्ट करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। भागते रहने से देश को क्या लग रहा है कि उन्होंने किया है, इसलिए वो तमाम अपने भीड़ भाड़ जुटा करके अपने आप को बचाने की कोशिश, गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी, आपकी पार्टी लगातार बापू आसाराम को बचाने की कोशिश करे। आज भी आपके एमएलए इंदौर में पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले उमा भारती जी ने कहा कि संत आसाराम बापू निर्दोष हैं, सोनिया राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली है, कांग्रेसी राज्यों में इन पर झूठा केस दर्ज किया गया है, संत उनके साथ हैं। उसके बाद विजय सोनकर शास्त्री ने भी लगभग यही बात कही। बीजेपी बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना जाने क्यों आसाराम बापू को निर्दोष बता रही है और क्यों उनके साथ खड़ी हुई है? आशुतोष जी, ये तो कानून का सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, वो कानून की दृष्टि में निर्दोष रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने, उमा भारती जी हो या डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी हो, बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि एक आशंका व्यक्त की है कि कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में किस प्रकार का वातावरण बना कि भारत की संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों को लगातार प्रताड़ना का, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। लेकिन हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश का कोई भी व्यक्ति, वो देश का नागरिक है, देश के कानून व्यवस्था के तहत आता है। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता, परंतु उसके साथ साथ कानून अपना काम करे, कानून की प्रक्रिया अपना काम करे, जांच हो, जांच पड़ताल हो, और उसके बाद में अगर दोषी कोई व्यक्ति सिद्ध होता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले कानून के तहत। ऐसा उमा भारती जी कह चुकी हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं आया। नहीं। और मैं आपके सामने बड़ा नीतिगत विषय रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति बड़ा कानून से ऊपर नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु जी, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। उमा भारती जी ने ट्वीट किया,
संत आसाराम बापू निर्दोष है। ये उन्होंने कहा संत आसाराम बापू निर्दोष है। ये उमा भारती जी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है। संत उनके साथ हैं, कांग्रेसी राज्यों में उन पर झूठा केस। उमा भारती जी ने, बीजेपी ने ऐसा कौन सा अनुसंधान किया है, वो कौन से सबूत उनके हाथ लगे जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज किया गया है। मैं आपका ध्यान इसलिए भी दिला दूं, आपकी पार्टी की नेता सुषमा स्वराज जब मुंबई बलात्कार कांड हुआ, संसद के अंदर खड़ी होकर उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। यानी बिना अनुसंधान हुए, बिना अदालत का फैसला आए, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि वो 5 लड़के बलात्कारी हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। एक लड़की ने आरोप लगा, यहां भी एक नाबालिग लड़की ने संत आसाराम पे, जिनको आप संत कहते हैं, उन पर आरोप लगाया और आप उनको निर्दोष मानते बिना किसी अनुसंधान के। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। आपको मैंने एक सैद्धांतिक बात कही है। मैं सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूं। सिद्धांत अलग अलग नहीं हो सकते। सिद्धांत है ये, सिद्धांत अलग अलग नहीं हो सकते। आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। नहीं, अगर आप हमें बोलने देंगे, आप हमें बोलने देंगे तो अपनी बात कह पाएंगे, नहीं तो आप कहते रहिए। नहीं, आप अपनी बात बोलें, लेकिन आप काहे का सिद्धांत? आप कानून को मानते हैं? क्या आप कानून को नहीं मानते हैं? क्या आप कानून को मानते हैं? बाधा पैदा कर रहे हैं। आप कानून से ऊपर हो गए हैं। कानून लागू कराने में बाधा। अगर वो दोषी हैं, अगर वो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नहीं तो दोषी कैसे साबित होंगे जब तक वो उनका इंटरोगेशन नहीं होगा, जब तक वो आके कानून के सामने बताएंगे दोष या निर्दोष। साबित तो तब होगा जब इंटरोगेशन होगा। और आप लोग उनकी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, कानून की जांच होनी चाहिए। कैसे? आप आशुतोष जी, आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे। इस प्रकार से बहस नहीं हो सकती है। ये बहस का तरीका नहीं है। आप बोले, आप बोलने नहीं देंगे, किसका क्या फायदा है? सिखाएंगे। चले बोलिए अब्बनी जी, बोलिए। इस प्रकार से आप अपनी बात कहते चले जाएंगे। हम एक सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, क्या उसको आप अपराधी बोल करके चलेंगे? हमें उस बेटी के साथ भी सहानुभूति है, और अगर उस बेटी के साथ में गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर जो कड़ी से कड़ी सजा एक आम आदमी को कानून के तहत मिलनी चाहिए, वो आसाराम को भी मिलनी चाहिए। और जो सुषमा जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि बलात्कारियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बलात्कार का आरोप सिद्ध जिस पर हो, वो सुषमा जी ने एक प्रकार से मांग की है। हम देश की उस भावना के साथ में हैं, लेकिन आप उसको अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं जब तक कोई व्यक्ति कानून की दृष्टि में सब अनुसंधान के बाद में वो दोषी साबित नहीं हो जाता, उसको निर्दोष कहलाने का अधिकार है। मीडिया ट्रायल के माध्यम से आरोपी को आप दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। कैप्टन अभिमन्यु, कहां का कानून है? नहीं, मैं आपका ध्यान दिला दूं। आपकी पार्टी ये नहीं कह रही मामले की जांच होनी चाहिए। आपकी पार्टी ये नहीं कह रही कि इस मामले का कहा है आशुतोष जी, आपका ध्यान गलत दिला रहे हैं। आपको ध्यान नहीं है फिर सर। मैं कह रहा हूं, आपने अपनी बात रखी, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कह रहा हूं। नहीं, आपने अपनी बात रखी। मैं जरा आपको दुरुस्त कर दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपको कह रहा हूं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी की नेता उमा भारती पार्टी की प्रवक्ता नहीं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मिनिस्टर रह चुकी हैं। विजय सोनकर शास्त्री पार्टी के प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता है, वो अधिकृत प्रवक्ता है। बिना किस आपने उनके बाद के बयान को नहीं सुना ना? मैंने पूरा सुना, बयान को नहीं सुना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने वो कौन सा अनुसंधान किया जिसके आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये कांग्रेसियों का षड्यंत्र है? वो कौन सा अनुसंधान जिसके आधार पर उमा भारती इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो निर्दोष है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप बताइए। ये उमा भारती जी ने एक आशंका व्यक्त की कि जब से आशंका ने निष्कर्ष बताया सर, आशंका ने निष्कर्ष। आप आशंका निष्कर्ष में फर्क नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं निष्कर्ष माने, आप उसको निष्कर्ष माने। उनका भाव नहीं, निष्कर्ष है, आशंका से है सर। जैसे शंकराचार्य का अपमान हुआ, मैं फिर पढ़ के स्वामी रामदेव के पीछे ये सरकार पड़ी सर। मैं भारतीय समाज से जुड़े हुए प्रतीकों पर लगातार राम सेतु हो, अमरनाथ यात्रा हो, उस पर इस सरकार ने प्रहार किया। तो उन्होंने एक सहज आशंका व्यक्त की कि इस संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों के साथ में प्रताड़ना हो रही है। ऐसा संत आसाराम के साथ भी संभव है, लेकिन अगर वो दोषी हैं, हम आपको बड़ा स्पष्ट कर दें, अगर वो दोषी है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और उनको जो सजा कानून के प्रावधान के तहत कड़ी से कड़ी हो सकती है वो मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति
चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। परंतु मैं आशुतोष जी, मीडिया ट्रायल के माध्यम से एक व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन में प्रतिष्ठा इतनी अर्जित की हो, लाखों लोग उनके भक्त और श्रद्धालु हो, हम उनकी प्रतिमा खंडित करने का काम इस प्रकार से करेंगे तो कानून का राज नहीं रहेगा देश के अंदर। अब कैप्टन अभिमन्यु जी, आपने अपनी बात कह ली। क्या आप उस लड़की के बयान पर संदेह पैदा कर रहे हैं? 16 साल की लड़की ने बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है, संदेह का कोई विषय नहीं है। एक मिनट सर, कतई नहीं, उस बेटी के साथ सहानुभूति है। नहीं, आपने संदेह का विषय नहीं है। नहीं, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं, आपसे वही सवाल। जांच का विषय है, मैं आपसे जांच का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि 16 साल की लड़की ने किसी के बहकावे में आकर झूठा बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने? क्या आप ये कहना, क्या बीजेपी ये मान रही है? आपने कहा आशंका, एक मिनट सर, कतई भी नहीं। आपने कहा आशंका, हम ऐसा नहीं मानते। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। वो हम ऐसा नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। नहीं, आप अभी जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है, आपकी और मेरे तय करने का विषय नहीं है। आप और मैं अपराधी नहीं बना सकते हैं किसी को। आपकी पार्टी ने जो मुंबई के अंदर जो गैंगरेप हुआ, उनके बलात्कारियों को आप क्या मानते हैं? निर्दोष मानते हैं जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए? देखिए, दोनों में अंतर है। फिर आप अब अंतर में 5 लोगों का एक गैंगरेप का मामला पूरे देश के अंदर, और वो भाग रहे थे, वो भगोड़े थे। या आपने बताया, या आप कह रहे भगोड़े किया है, सम्मन स्वीकार करके आने की तैयारी की है। फिर भी आशुतोष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि कानून की पेचीदगियों पर पड़ने की बजाय कानून को अपना काम करने दिया जाए, अनुसंधान होने दिया जाए, दोषी को सजा देने का काम हो, उसमें कहां पर संदेह है? और हम कह रहे उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और अगर आसाराम निर्दोष हैं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये कानून का तकाजा है। हम मीडिया ट्रायल करके किसी की प्रतिमा खंडित करें, ये कौन सा कानून है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन अभिमन्यु जी, बड़ा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता, और मैं एक मिनट, बड़ा अच्छा होता, मैं आपकी पार्टी की मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई होती, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के प्रति मेरे अंदर इज्जत और बढ़ी होती अगर यही बात सुरेश कलमाडी के बारे में आपकी पार्टी ने कहा होता, अगर यही बात ए राजा के बारे में कहा होता, अगर यही बात आदर्श मामले में अशोक चौहान के बारे में कहा होता, तब आप लोगों ने फौरन निष्कर्ष निकाला, फौरन कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। तब आपकी पार्टी ने सोचा नहीं कि निर्दोष हो सकते हैं, इनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम किया जा सकता है। यह बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, आशुतोष जी, आप मुझे अच्छा कि आपने सवाल उठाया है जी। देखिए, आरोप में और दोष सिद्ध होने में हमने ये नहीं कहा कि इनको ऊपर आप इनको जेल में डाल दीजिए, हमने कहा जांच कीजिए। आज भी कोलगेट के स्कैम के अंदर आप देख रहे हैं जो कांग्रेस के लोग शामिल हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट हुई है जी, आप भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुई है। तब वो मीडिया ट्रायल नहीं था। कभी भी कहा कि उनके ऊपर आरोप है ना, उनके ऊपर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए। हमने जांच की मांग की, हमने कभी नहीं कहा जेल में डाल दीजिए। कैप्टन अभिमन्यु जी, मैं चाहूंगा, कैप्टन अभिमन्यु जी, पूरी विनम्रता के साथ और पूरी विनयशीलता के साथ मैं चाहूंगा कि अपने वक्ताओं के, अपने प्रवक्ताओं के बयानों को उस वक्त को एक बार चेक करवा लीजिए और फिर हम उस पर बात करें तो बेहतर होगा। रंजना जी, जो ये मुंबई के बलात्कारियों को फौरन अपराधी साबित कर देना और बाबा और आसाराम जी के बारे में कहना नहीं, संदेह होता है, आशंका होती है, ये क्या है? देखिए आशुतोष, जो कानून है पॉक्सो का, उसके तहत और 376 के तहत तत्काल गिरफ्तारी होगी, तत्काल लाया जाएगा, उनको जांच की जाएगी, ये निहित है कानून में। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस लड़की को और परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। तो अब वो पहले तो उन्होंने कहा वो वहां थे ही नहीं, इनसे पूछिए जो प्रवक्ता हैं, इनसे शायद ये पार्टी की लाइन भी नहीं बोल रहे हैं। जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो तो पहले आसाराम बापू ने कहा कि वो वहां थे ही नहीं, उनके लोगों ने कहा वो वहां नहीं थे, बाद में जांच हुई तो पता चला वो उसी आश्रम में थे, ये भी पता चला कि वो लड़की वहां लाई गई थी, ये भी पता चला कि वो उसके कमरे में गई थी। तो ये सारी बातें जो स्पष्ट रूप से सामने आई, तो जब संबंध हो गया तो क्या ये अब अपील करेंगे आसाराम बापू से कि कल वो सरेंडर करें पुलिस स्टेशन में, कि भीड़ जुटा करके और वहां पर हंगामा मचवा करके और पुलिस का संबंध जब वहां जाए, पुलिस उनको लेने के लिए जाए तो वहां से वो भाग जाएंगे?
तो वो भगोड़े कहे जाए, फिर उनको ये कहें कि वो अगर वो वहां नहीं आ रहे हैं, पुलिस के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो क्या वो भगोड़े हैं? अगर भगोड़े नहीं हैं, निर्दोष हैं और वो वास्तव में जो आस्था की बात ये लोग कर रहे हैं, तो आए वो पुलिस के सामने और स्पष्ट रूप से बयान दें। वो सारी परिस्थिति पहले से ही झूठ की बिना पर बातचीत शुरू हो गई, निर्दोष साबित कर दिया गया, उन्होंने कहा वो तो वहां थे ही नहीं, ये सब बातें गलत है, ये लड़की किसी और के उसमें, इस तरह की बातें करके आप कानून का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, ये सब लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून को स्पष्ट रूप से पढ़िए, कानून में जो बातें लिखी गई हैं, उसका इस तरह का बयानबाजी भी उसका उल्लंघन है, क्योंकि आप अपराधी को ढक रहे हैं, आप अपराधी को एक तरह से आप जो अपराधी नहीं है या है, ये तो साबित होगा ना, जांच होगी। रंजना जी होने दे रहे हैं जांच। रंजना जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक बार जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जब